संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी है। बीजेपी को लग रहा है कि एक बहुत बड़ी जीत उसके हाथ लग गई, कहानी अभी लेकिन बाकी है। इस देश ने देखा कि कैसे विपक्ष पूरा एकजुट मुसलमान के साथ खड़ा हो गया, लेकिन कहानी अभी उससे भी आगे बाकी है। कहा कि मोदी का साथ देने की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी राजनीति खत्म कर दी, लेकिन बात तो सच है, कहानी अभी मगर बाकी है। जी हाँ, कहानी इसलिए बाकी है कि एक जब वक्फ बिल पास हो रहा था तो उसके बाद एक मीम मैंने देखा था, जहाँ एक कोई शख्स कह रहा था कि मोदी जी को 4 बकरे मिल गए काटने के लिए, उन्होंने 4 बकरे हलाल कर दिए। एक नीतीश कुमार, एक चंद्रबाबू नायडू, एक जयंत चौधरी और एक चिराग पासवान। राजनीतिक जानकारों का कहना था कि वक्फ बिल पर मोदी जी का साथ देकर या सरकार का साथ देकर इन चारों के जो मुखिया हैं, उन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, खुद कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। क्योंकि ये चारों पार्टियां ऐसी हैं जो मुसलमान वोट के सहारे खड़ी होती हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है। ये हार्डकोर हिंदू वोट इनको नहीं मिलता है, इनको सब धर्मों का वोट मिलता है। बात सही है, गलती इन्होंने की है। लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी ने जो चाल चली, वो कही कि भाई किसी तरह वो चाहते हैं, जो एक मंशा है बीजेपी की कि रीजनल पार्टियों को निपटाया जाए। जो जो बीजेपी के साथ गया वो निपटा ही निपटा है। उसी के तहत चंद्रबाबू नायडू, नीतीश, चिराग और जयंत को निपटाने की जो चाल थी वो कामयाब हो गई। हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा, जब ये चाल बीजेपी चल रही है तो इस चाल का असल फायदा बीजेपी की नहीं, असल फायदा तो कांग्रेस को होगा। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि चाल बीजेपी की, फायदा कांग्रेस को। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इन चारों राज्यों पे आने या इन चारों पार्टियों पर आने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पार्टी है जिसके बारे में हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसने मोदी जी या सरकार का साथ देकर कांग्रेस को वो चीज़ दी जो कोविड में बहुत से लोगों को चाहिए थी, यानी ऑक्सीजन का पूरा सिलेंडर दे दिया, पूरा एक रास्ता खोल दिया। जो कांग्रेस के रास्ते में धुंध पड़ी थी वो पूरी साफ कर दी। उस पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, उड़ीसा में। आपको मालूम है, उड़ीसा में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है, सत्ता में बीजेपी है, मुख्य विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल है, यानी बीजेडी है। वो बीजेडी जो कभी बीजेपी की हमेशा से अलाई रही है पिछले 25 सालों से ज़्यादा, और मिलकर सरकार भी चलाई है, दिल्ली में भी, उड़ीसा में भी। लेकिन वही बीजेपी की जब महत्वाकांक्षा बड़ी हो जाती है तो निपटाने के चक्कर में इस बार बीजेपी ने नवीन पटनायक को सत्ता से बाहर कर दिया, बीजेडी को सत्ता से बाहर कर दिया, खुद सत्ता में बैठ गई। अब ऐसे में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस ने जो रिवाइवल मोड अपनाया है, उस मोड में अगर किसी प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव इस वक्त कांग्रेस दिख रही है तो वो है बिहार और उड़ीसा। वो उड़ीसा जहां पर हम लोगों ने भी हार मानी थी कि शायद कांग्रेस अगर रिवाइवल शुरू भी करेगी तो उड़ीसा कहीं लास्ट में करेगी, क्योंकि वहां नाम के लिए है कांग्रेस बस। लेकिन वहीं उसी राज्य में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा फुर्ती दिखाई है। नए प्रदेश अध्यक्ष भक्तचरण दास, लल्लू सिंह नए प्रभारी जब से आए हैं, तब से कांग्रेस सड़क पे दिख रही है वहाँ पर। यहाँ तक कि सदन में 14 में से जो 12 विधायकों सदन से बाहर कर दिए गए, बर्खास्त कर दिए गए, मतलब कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिए गए। उसके बाद जो कुछ हुआ सड़कों पे वो हम सब ने देखा। नेशनल मीडिया उड़ीसा की खबरें आप तक नहीं पहुंचाता, अलग बात है, हम तक उसके विजुअल नहीं आते, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में किस तरह से सरकार के मुकाबले में 14 विधायकों वाली कांग्रेस खड़ी है। लेकिन जाहिर सी बात है, मेन ऑपोजिशन का टैग तो अभी भी बीजेडी के पास था। कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब बीजेडी और बीजेपी का मुकाबला है, उस बीच में कांग्रेस ने अपनी जद्दोजहद तो शुरू कर दी है, लेकिन आगे कितना बड़ा सफ़र मुश्किल है ये उससे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन
बीजेडी ने एक गलती करके कांग्रेस का पूरा रास्ता साफ कर दिया। वो गलती थी कि जो वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ दिया। कहने को पार्टी ने ये खुला छोड़ रखा था हर सांसद को कि अपने मन की सुनिए। अब जाहिर सी बात है, मन की सुनने को कहने का मतलब तो साफ होता है कि आप जिसके पास सत्ता की चाबी है उसके साथ जाइए, क्योंकि सब उसी को चुनते हैं। ये करना था कि कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा दरवाज़ा खुल गया। अब कांग्रेस को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और बीजेडी की इस मिली भगत को एक्सपोज करना है लोगों के सामने कि देखिए ये 1 नंबर की पार्टी, 2 नंबर की पार्टी तो एक ही है, मिलजुल के काम करते हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ काम करते हैं, ओबीसी, दलित, एसटी के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ काम करते हैं। अब जब वो दोनों एक हैं तो जाहिर सी बात है फिर विपक्ष कौन हुआ? विपक्ष तो फिर कांग्रेस है, और विपक्ष का इतना पूरा मैदान अकेला कांग्रेस को मिल गया है। वक्त भी अभी 4 साल है अगले विधानसभा चुनाव में। जिस रफ्तार से कांग्रेस वहां चल रही है, जिस लेवल का रोष प्रदर्शन और धरने प्रदर्शन सब कुछ वहां हो रहा है सरकार के खिलाफ, सरकार को कांग्रेस घेर रही है, मुश्किल सफ़र नहीं है 4 साल में कि मुकाबला कांग्रेस का और बनाम बीजेपी होगा। बीजेडी कहीं रह जाएगी। बीजेडी ने सही में कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। जिस पार्टी ने आपको सत्ता से बाहर किया, जिस पार्टी पे आप धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, उसी पार्टी का आप फिर साथ दे रहे हो, वो भी तब जब एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जो एक कम्युनिटी के बिल्कुल खिलाफ दिख रहा है, जिसको लेके पूरा विपक्ष 232 सांसद लोकसभा के और 95 सांसद राज्यसभा के उनके साथ खड़े हैं। तब भी आप उस पार्टी का अगर आप साथ दे रहे हो तो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं जिनकी समझ में नहीं आएगा कि ये मिली जुली सरकार क्या है। पब्लिक में आप एक दूसरे को गाली दो, पीठ पीछे हाथ मिलाते हो। कांग्रेस को सिर्फ एक्सपोज करना है, रास्ता आपने खुद निकाल लिया। ये शायद बीजेपी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस के लिए इस तरह का रास्ता खुल जाएगा। अब आप आइए बिहार में। बिहार में चुनाव बिल्कुल सिर पे है। नीतीश को खत्म करने की बीजेपी ने साजिश की, जिसमें कामयाब होती नजर आ रही है। नीतीश का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हटवा दिया। अब नीतीश हटा तो बीजेपी को लगता है वो बड़ी हो जाएगी। देखिए, आज भी बिहार में नीतीश कुमार जेडीयू एक फोर्स है। ये बात सब जानते हैं कि अगर बीजेपी अकेले लड़ेगी तो बीजेपी में वो दम नहीं है जो नीतीश के साथ लड़ने में है। लेकिन आपने नीतीश को निपटा दिया ताकि आप बड़ी पार्टी बन सके। आपने खुला मैदान छोड़ दिया आरजेडी और कांग्रेस के लिए। अब आज की डेट में अगर नीतीश को कमज़ोर हो जाते हैं, चिराग पासवान कमज़ोर हो जाते हैं, जीतन राम मांझी कमज़ोर हो जाते हैं, तो बचा क्या? आरजेडी कांग्रेस बनाम बीजेपी। जब ये 1 वर्सेस गठबंधन का मुकाबला होगा, महागठबंधन का, तो नुकसान किसको होना है? बीजेपी को होना है, क्योंकि बीजेपी में अकेले में वो दम नहीं है कि वो आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को हरा सके। तो यहाँ भी आपने फ़ायदा पहुँचा दिया कांग्रेस और सहयोगी को। यही चीज़ चिराग पासवान पे भी लागू होती है। फिर आइए आप जयंत चौधरी की बात करते हैं। जयंत चौधरी को भी आपने निपटा दिया। वेस्टर्न यूपी में जाट कम्युनिटी, जाट और किसान कम्युनिटी जयंत चौधरी के साथ। अब जब जाट, किसान, मुसलमान जयंत के हाथ से फिसलेगा, मुसलमान फिसल गया तो जाट भी पूरा उसके साथ नहीं है, जयंत चौधरी के साथ नहीं है। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि हरियाणा से जाट लीडर्स को कांग्रेस को डिप्यूट करना है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और सचिन पायलट हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो, इस तरह के नेताओं को आप डालिए, गुर्जर जाट नेताओं को वहाँ पर डिप्यूट कीजिए, काम पे लगाइए कि अब से लेके अगले यूपी विधानसभा चुनाव तक ये एरिया आपका है, आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अब जयंत चौधरी से मुसलमान छिटक ही गया है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जाट और किसान, इन 2 चीज़ों पे काम करना है। तो यहाँ भी फ़ायदा किसका हुआ? कांग्रेस का। अब आइए सबसे बड़े प्रदेश में, मतलब जो सबसे बड़े
सहयोगी चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने सही में सबसे बड़ी गलती मेरे हिसाब से बीजेडी के बाद अगर किसी ने की है तो चंद्रबाबू नायडू ने की है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में इस पोजीशन में है कि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ऑलमोस्ट ज़मीन पे लिटा दी है। कांग्रेस तो वहाँ से लड़खड़ा कर खड़ा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की पॉलिटिक्स के जाल में फंसकर चंद्रबाबू नायडू ने जो मुसलमानों को लेकर डबल स्टैंडर्ड अपनाए हैं कि वहाँ पर आयोग का गठन करते हैं, उनको रिजर्वेशन देते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में कानूनन बनने के उस पर साथ बीजेपी का देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जाते हैं। अब जगन मोहन रेड्डी कहीं दिख नहीं रहे। शर्मिला रेड्डी उन्हीं की बहन है, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है। ये मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था कि वो बहुत एक्टिवली वहाँ पर कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। जैसे उड़ीसा में स्पेस मिल गया कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को वैसे ही आंध्र प्रदेश में भी अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है एक्सपोज करने के लिए। चंद्रबाबू नायडू को एक्सपोज कीजिए। आप पहले मुस्लिम कम्युनिटी को ये बात समझाने की कोशिश कीजिए कि जो यहाँ लॉलीपॉप आपको दिया जा रहा है दरअसल वो दिखावा है, छलावा है। असल हकीकत वो है जो दिल्ली में होती है। इस चीज़ में कामयाब होने के बाद कांग्रेस अपना रास्ता बखूबी निकाल सकती है, बखूबी आंध्र प्रदेश में ढूंढ सकती है। और इस वक्त मौका भी है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस जैसे मैंने कहा वो ऑलमोस्ट मृतशैया पे जैसी पड़ी है। दो पार्टियां टीडीपी और बीजेपी दोनों सहयोगी सरकार चला रहे हैं, तो यहाँ भी विपक्ष का स्पेस इस वक्त ऑलमोस्ट कांग्रेस के पास है। कहने को कांग्रेस वहाँ भी चौथे नंबर की पार्टी है, विपक्ष में दूसरे नंबर की वाईएसआर कांग्रेस मेन ऑपोजिशन है, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस भी बीजेपी का साथ देती है। दिल्ली में वक्फ बोर्ड के बिल पर साथ दिया है, तो वहाँ भी 3 बनाम कांग्रेस हो गई, यानी वाईएसआर कांग्रेस, बीजेपी और टीडीपी एक साथ। विपक्ष में कौन? कांग्रेस। विपक्ष का इतना खुला मैदान होता है, कांग्रेस जिधर चाहे उधर अपना झंडा गाड़ सकती है, बशर्ते हैं कि झंडा गाड़ने की तबीयत हो, झंडा गाड़ने की जो है वो इच्छा हो। और शर्मिला को देखकर लगता तो है कि वो चाहती हैं, वो पिता की अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहती है, वो भी भाई और पिता की तरह प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना चाहती है, और इस ज़ील से वो काम भी करती हैं। वो लोगों के बीच रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और लोगों को पसंद भी आ रहा है शर्मिला का रुख, उसमें उनको उनके पिता की झलक दिख रही है। तो उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट फ़ायदा कांग्रेस को हुआ है इस चीज़ का। ये शायद बीजेपी नहीं समझ पाई थी जब ये सब चीज़ें कर रही थी, और ना ये रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां समझ पाए, ना नीतीश, ना नायडू, ना नवीन पटनायक, ना जयंत चौधरी, ना चिराग पासवान। उनको ये बात समझ में नहीं आई कि डायरेक्टली बीजेपी ट्रैप में फंसा रही है, और इनडायरेक्टली बीजेपी को समझ में नहीं आया था कि उनके इस ट्रैप का फ़ायदा उस पार्टी को हो जाएगा जिस पार्टी से उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत है, यानी कांग्रेस को। अब अगर मुझे यहाँ बैठे बैठे, मतलब एक छोटा सा पत्रकार हूँ मैं, मुझे अगर ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं, हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप 50% भी माने तो कहीं तो मेरी बात में दम है। तो अगर ये मुझे समझ में आती है तो कांग्रेस की जो थिंक टैंक है उनको समझ में नहीं आ रही होगी बात। और अगर कांग्रेस की थिंक टैंक को समझ में आ रही है तो जो नई पार्टी, नए साल में नई रुख के साथ नई पार्टी राहुल गांधी बना रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस को जिस ओर ले जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना मेरे हिसाब से न वाजिब है ना अलाउड है। अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना ये कांग्रेस का नया मंत्र मेरे हिसाब से लगता है। वो कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना, वो फार्मूले के साथ कांग्रेस अब चलेगी, और इस फार्मूले से चलेगी तो इस तरह के मौक़ों पे चौका मारने से बेहतर क्या मौका मिल सकता है। तो फिलहाल
इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और थोड़ी सी हमारी आर्थिक मदद कीजिएगा तो बहुत मेहरबानी होगी। उसके लिए आपको सुपर थैंक्स और जॉइन बटन के ज़रिए हम तक पहुंचना होगा। नमस्कार।